ठीक है, वीकली करंट अफेयर। अब पिछले वीक देखो मेजर क्या हाइलाइट्स रही। एक तो हम पढ़ेंगे आईएमएफ का रिपोर्ट, और इसके बाद या इसी से पैरेलल हमने एक पॉइंट पढ़ना है कैबिनेट डिसीजन। ठीक है, कैबिनेट डिसीजंस के ऊपर पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे बिहार सीएम, बिहार में सीएम चेंज हुए हैं, इस पॉइंट पे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट अगेन ये कैबिनेट डिसीजन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड फेज और डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेज। तो पिछले वीक में सबसे इम्पोर्टेंट डेज में पहले लिखो वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे। ठीक है, एक हेडिंग डालेंगे इम्पोर्टेंट डेज। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेज, इम्पोर्टेंट डेज। ठीक है, तो इसमें हम लिख रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे। इसकी थीम भी लिखते चलो। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे पे थीम भी लिख लो। वर्ल्ड हेरिटेज डे आपका 18 अप्रैल। ठीक है, 18 अप्रैल, 18 अप्रैल। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। ठीक है, थीम भी इसी की लिखते चलो। थीम इसमें हम फॉलो अप कर रहे हैं, जैसे इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज, इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज in context of conflict and disasters, in context of conflicts and disaster, in context of conflicts and disaster, in context of conflicts and disaster। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे। ये वर्ल्ड हेरिटेज डे का आपका थीम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। एक तो आपने थीम लिखा, एक डे के ऊपर ये पॉइंट लिखा। ठीक है, थीम एंड डे। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। पहला, हेरिटेज इज नॉट व्हाट वी इनहेरिट फ्रॉम द पास्ट बट व्हाट वी प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर। अब देखो जैसे हम बात करते हैं ना भाई, ये सो एंड सो रिसोर्स है, ये एसेट है। ठीक है, एसेट यानी कुछ इनकम जनरेट करके दे रहा है, रिसोर्स यानी समथिंग दैट इज यूजफुल। तो हेरिटेज क्या है, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम नेक्स्ट जनरेशन को दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी हमारी आइकॉनिक साइट है, हर देश जाना जाता है अपने आर्ट एंड कल्चर से। एक वर्ड यूज होता है आर्ट, एक होता है कल्चर। ठीक है, हेरिटेज का जब हम बात करें, ये लिख लिया ना सबने थीम। ठीक है, तो इसमें एक कंसेप्ट हम देखते हैं जैसे आर्ट एंड कल्चर। तो वर्ड होता है आपका आर्ट, एक होता है कल्चर। ठीक है, अब आर्ट किससे बना? आर्ट भी दो तरीकों से बनते हैं। एक तो होता है परफॉर्मिंग आर्ट, एक नॉन परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग में भी आ जाता है जैसे विजुअल आर्ट। ठीक है, कहीं कोई पेंटिंग कर रहा है, वो भी क्या है? आर्ट। ठीक है, पेंटिंग कर रहा है, आर्ट है। या फिर हम कहीं कोई मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है, तो मूर्ति स्कल्पचर भी क्या है? आर्ट है। ठीक है, वो भी एक तरीके का आर्ट। कोई डांस कर रहा है तो वो भी क्या है? आर्ट की फॉर्म है। ठीक है, तो वो सारा क्या हो जाता है? आर्ट। ठीक है, उसको हम विजुअल, नॉन विजुअल, परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग, कई सारी कैटेगरीज में रख सकते हैं। ठीक है, और कल्चर, कल्चर का पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म में जो हम एक चीज़ को सस्टेन करते आ रहे हैं, जिस वैल्यूज़ को, तो वहाँ कल्चर आ रहा है। कल्चर कोई सिविलाइजेशन से आता है। जैसे अपने इंडियन सिविलाइजेशन में हम कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट देखते हैं। ठीक है, माना जाता है अगर कल्चर को भूल गए तो सब चीज़ भूल गए हैं।
फॉर एग्जांपल कल्चर के लिए एक आइडेंटिटी यूज़ होती है। बाहर कोई किसी और देश में जाए तो उसे कोई अपना इंडियन ब्रदर मिले तो वो उसको कल्चर से रिकग्नाइज कर सकता है। भाई कोई किसी को नमस्ते कर रहा है, राम राम दे रहा है, तो लगता है भाई इंडियन कल्चर से, भाई इंडिया से आए। ठीक है। अब जापान में क्या होगा, वहाँ पे कल्चर क्या है, अलग, वहाँ पे झुक के प्रणाम कर रहे हैं, अलग कल्चर है, अपने यहाँ अलग कल्चर है। तो कल्चर भी एक तरीके से हमें इसलिए भी मेंटेन करना है कि वो हमारी एक आइडेंटिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी। और जब आर्ट, कल्चर, और आर्ट में सिर्फ एक मूर्ति बनाना तो एक आर्ट है, पर मूर्ति बनाने की शैली क्या है, वो बिगर आर्ट। ठीक है। जैसे किसी ने, हम देखें फॉर एग्जांपल राजस्थान के पहाड़ी किले, वो क्या है, इंडिया की हेरिटेज। भाई किसने कहा, आमेर फोर्ट हो गया। ठीक है भाई, आमेर फोर्ट हो गया है। जयपुर की हम बात कर लें, जयपुर के पास लगता है आमेर। ठीक है। या फिर कोई अन्य फोर्ट हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, ये सारे पहाड़ी किले क्या इंडिया की हेरिटेज। ऐसे ही मराठों के किले, ये भी हेरिटेज में आ रहे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज में। मराठा फोर्ट्स, वो भी हेरिटेज है। कोई म्यूजियम बनाए, वो भी क्या है, हेरिटेज। जिन चीज़ों को हम बचा के नहीं रख सके, उनके रिमेन्स जो है वो हमने कहाँ रख दिए, म्यूजियम में रख दिए, वो भी हेरिटेज है। ठीक है। तो हेरिटेज की जब हम बात कर रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हैं, हमें ये पता हो कि हु आर वी डू हैव कल्चरल आइडेंटिटी एज वेल। हम सबकी क्या है, एक तो रीजनल आइडेंटिटी है। रीजनल मतलब ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग कोई आइडेंटिटी बन गई। ठीक है। फिर ज्योग्राफिकली कोई आइडेंटिटी इसको लेकर बना दी गई, तो वो क्या बन गई, हमारी रीजनल आइडेंटिटी। लेकिन कल्चरल आइडेंटिटी क्या है, बड़ी आइडेंटिटी है। नेशनल आइडेंटिटी क्या है, वो भी एक बड़ी, हम कह सकते हैं, आइडेंटिटी होती है। तो कल्चरल आइडेंटिटी हमारी कब मेंटेन हो रही है, जब हम क्या बचा के रख पा रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है। और हेरिटेज की हम बात कर रहे हैं। अब देखो ये हेरिटेज के सारे मोन्यूमेंट, जैसे ये माना जाता है सबसे बड़े पिरामिड है अफ्रीका में, कॉन्टिनेंट में कंट्री है इजिप्ट, वहाँ ऐसे पहाड़नुमा स्ट्रक्चर लेकिन इंसान ने बनाए। आज तक इन पे डिबेट है कैसे बनाए, इनको बोलते हैं पिरामिड्स। और इसके सामने ये इमेज आपको दिख रही है, हाफ जिसमें वुमेन है और हाफ स्टोन का स्कल्पचर है, इनको बोलते हैं स्फिंक्स इनको कहते हैं। ठीक है। तो ये भी एक तरीके से वहाँ के कल्चर का पार्ट। अपने इंडिया में जैसे ये आप देख रहे हो, ताजमहल का पॉइंट आ गया, ये इधर हम देख रहे हैं रथाज टेम्पल, रथ के आकार के क्या आगे मंदिर। तो दुनिया में और कहीं इस तरीके के आपको ज़्यादा एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेंगे। तो हर देश का अपना क्या है, एक हेरिटेज है। ठीक है। उस हेरिटेज को हमें अगली पीढ़ी तक संजो कर रखना है। इसकी वजह से हम हेरिटेज डे मनाते हैं कि अवेयरनेस हमें पता हो। अब पॉइंट है जैसे आइडेंटिफाई योर हेरिटेज। आपको पता है हमारी करेंसी पे भी हेरिटेज है। 10 रुपये के नोट के पीछे किसका इमेज है, अब जो नए नोट आए हैं 20 रुपये के नोट के पीछे, 50 रुपये के नोट के पीछे, 100 रुपये के नोट के पीछे, 200 रुपये के नोट के पीछे, 500 के नोट के पीछे और 2000 का भी नोट उसके पीछे भी हम देख रहे हैं। ठीक है। सब में किसको यूज़ किया, इंडिया के आर्ट एंड कल्चर को यूज़ किया है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम देखें। ठीक है। जैसे इधर ये बताया, ये सारी विश्व धरोहर में शामिल है। यहाँ जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, दिस इज इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि ये कौन सा साइट है, देखो एसोसिएटेड विद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट इन 2023, लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। इंडिया का नेशनल एंथम किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हमारे देश का नेशनल एंथम। और बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है। और तो श्रीलंका का भी लिख दिया था, उन्होंने अडोप्ट नहीं किया, वो अलग पॉइंट है। ठीक है। 2 कंट्रीज़ का तो नेशनल एंथम इन्होंने लिखा। और नोबेल प्राइज लिटरेचर में एशिया में सबसे पहले किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर। क्यों डिस्कस करें, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी शांति निकेतन। इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, शांति निकेतन। तो ये किसकी इमेज यूज़ करी है। अब हेरिटेज के बारे में पता होना चाहिए, किसको पता था शांति निकेतन। ठीक है। ये सारा पॉइंट। दूसरा क्या है इस पे, 13th सेंचुरी सन टेम्पल, स्ट्रक्चर शेप लाइक अ चैरियट, लोकेटेड इन ओडिशा। अब देखो ये एक सन टेम्पल है, कौन सा सन टेम्पल, कोणार्क ओडिशा। कोणार्क एक जगह का नाम है, वहाँ पे ओडिशा में टेम्पल। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हुआ है। यहाँ के रथ के आकार के जो मंदिर जो हैं उनमें एक व्हील है, उस व्हील पे जैसी शेडो पड़ती है उससे टाइम पता चलता है।
तो अपने जो पूर्वज थे देखो कितने जागरूक थे या समझदार थे, विज्ञान की समझ भी वो रखते थे, और वो वही मैसेज देखो टेम्पल से भी देना चाह रहे हैं कि टेम्पल में तो हर कोई आएगा, महिला पुरुष बच्चे बुजुर्ग सभी आएंगे, यहाँ से हम कुछ प्रेरणा लेके जाएं, पॉजिटिव एनर्जी के ये केंद्र होंगे। तो कितना इम्पोर्टेंट होता है हेरिटेज, ठीक है, कितना कुछ हम उस हेरिटेज से सीख सकते हैं। और ये हेरिटेज वैसे भी किसके ऊपर, सन टेम्पल। पहले अपने पूरे इंडिया में सन टेम्पल की चेन्स थी, फिर कुछ इन्वेडर्स आए उन्होंने तोड़ दी, जैसे मुल्तान में सन टेम्पल था, आज वहाँ नहीं है। एक मारतंड में है कश्मीर, मारतंड है कश्मीर वाला, वहाँ पे उसके रिमेन्स है, खंडर पड़ा है टूटा हुआ। एक मोढेरा गुजरात में है, वो ठीक है, और ये कोणार्क उड़ीसा में, वो ठीक है। कुछ और सन टेम्पल्स की भी बात होती है, क्योंकि सिविलाइजेशन की शुरुआत क्या है, हम लोग किसको मान रहे हैं, मून को मान रहे हैं और सन को मान रहे हैं। कि देखो कई लोग तो कहते हैं गॉड में बिलीव करो, जो गॉड नहीं दिख रहा है, मून और सन तो दिख रहे हैं, उससे बड़ा लिविंग एग्जाम्पल क्या होगा। ये पूरी धरती चल रही है, सब कुछ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, प्रकाश से देखो पौधे खाना बना रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है। तो ये भी तो गॉड की क्या है, एक क्रिएशन है। तो उसी की रिस्पेक्ट में जो टेम्पल्स बने वो क्या बने, सन टेम्पल, सूर्य मंदिर, ठीक है। तो ये कहाँ का सूर्य मंदिर है, कोणार्क उड़ीसा, ठीक है। प्लेस का नाम क्या है, कोणार्क उड़ीसा, ठीक है। ऐसे ये भी एक हेरिटेज है। अ मैसिव टेम्पल कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग यूनेस्को 20 लोकेटेड इन तेलंगाना, ये भी एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स हम देख रहे हैं, ठीक है। इसका नेम एंड स्किप हो रहा है, नेक्स्ट पे आते हैं। एंशियंट बुद्धिस्ट केव्स नोन फॉर ये वॉल पेंटिंग, जो पूरी वॉल पे पेंटिंग हो ना उसको कहते हैं मुराल, और छोटे से एरिया में पेंटिंग हो तो मिनिएचर। पुराने उसमें क्या होता है, जैसे एक वॉल है, पूरी वॉल पे एक पेंटिंग होगी तो बड़ी पेंटिंग को मुराल कहेंगे। मिनी का मतलब क्या होता है, छोटा। एक छोटे से एरिया में पेंटिंग होगी, एक झरोखे में पेंटिंग होगी, खिड़की में पेंटिंग होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, मिनिएचर। तो ये कहाँ क्या मेंशन है, ये है आपका एजेंटा एलोरा केव्स का नेम आपने सुना है, एजेंटा एलोरा एलिफेंटा केव, सारी कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये सिर्फ बुद्धिस्ट बोला है तो ये एजेंटा वाली है, एलोरा वाली तीनों पे है, सनातन धर्म यानी हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ठीक है। जो उस समय भारत में सारे धर्म थे, सभी धर्मों के ऊपर कौन सी है, एलोरा। तो ये कौन सी केव होनी चाहिए, एजेंटा, ठीक है। और नेक्स्ट एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ पल्लव टेम्पल, सी शोर पे, समुद्र के किनारे जो मंदिर है वो पल्लव टेम्पल, सी शोर। और ये इनको शोर टेम्पल मतलब कहाँ पे है, ये सी शोर पे। ये 7 मंदिर थे, 7 पगोडाज कहते थे, अब 5 उसमें से है। अब ये मंदिर किस पे है, महाभारत पे। महाभारत की लड़ाई कहाँ हुई थी, कुरुक्षेत्र हरियाणा, और महाभारत की कैपिटल हस्तिनापुर यूपी है। लेकिन इसके मंदिर कहाँ बन रहे हैं, तमिलनाडु में, समुद्र के किनारे। तमिलनाडु इंडिया का सदर्न मोस्ट स्टेट, लोअर मोस्ट स्टेट, ठीक है, सबसे नीचे। अब देखो एक घटना हुई कहाँ पे, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, उस पे सबसे शानदार मंदिर भारत में कहाँ है, तमिलनाडु में। इससे क्या मीनिंग निकलता है, वी आर पार्ट ऑफ वन सिविलाइजेशन, वी आर सेम पीपल, वी आर वन पीपल। वही हमारे अंदर कल्चर है, वही हेरिटेज है कि यहाँ पे हुई घटना के ऊपर इतने शानदार मंदिर वहाँ बन रहे हैं, वो वहीं आसपास की भी किसी चीज़ पे बना सकते थे। और इनको कहते हैं पंचरथा टेम्पल, 5 रथ के आकार के मंदिर। और ये किस पे है, 5 पांडव पे, ठीक है, उन्हीं के ऊपर ये टेम्पल है। और ये पल्लव वहाँ पे रूलर्स थे, पल्लव रूलर थे, उसके बाद चोलाज आए थे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पल्लवों के दौर में बने थे। और ये भी किस में शामिल हैं, किस में शामिल हैं, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेशनल भी नहीं, पूरी दुनिया में वर्ल्ड मैप में आते हैं, विश्व धरोहर में शामिल है। वर्ल्ड हेरिटेज में आने का मतलब क्या है कि इन्हीं 2 देशों में युद्ध भी छिड़ जाए तो भी कोशिश होगी इन सब चीज़ों को बचाया जा सके, क्योंकि और चीज़ें फिर क्रिएट हो जाएंगी, ये दोबारा नहीं बना सकते हैं ये इस तरीके की चीज़, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट, और ये दिखाते हैं कल्चरली वी आर वन पीपल, वी आर वन सिविलाइजेशन। और एक सिविलाइजेशन का कल्चर क्या होता है, सेम, कि हम सेम कल्चर में, फेथ में बिलीव करने वाले लोग हैं। तभी तो देखो यहाँ के मंदिर, वहाँ आप देखते हो कि जैसे दुर्गा पूजा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल कहाँ का है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। लेकिन उसी दौरान सबसे इम्पोर्टेंट जो हम देखते हैं, जो डांस फॉर्म है गरबा डांडिया, ये कहाँ परफॉर्म होता है, गुजरात। अब कहाँ गुजरात, कहाँ वेस्ट बंगाल, लेकिन दोनों में कनेक्टिविटी सेम फेस्टिवल को लेकर,
ठीक है, सेम पॉइंट को लेकर। तो इस तरीके की सारी कनेक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती है। वो दिखाता है वी आर पार्ट ऑफ वन कल्चर वन सिविलाइजेशन। ये बाद में हमने रीजनल बाउंड्रीज बना दी, अदरवाइज तो सारा सेम ही पॉइंट चल रहा है। तो समझ में आया, इसी चीज़ को हम समझ पा रहे हैं। तो ये अवेयरनेस के लिए तो था हेरिटेज डे। अब अगले इंपॉर्टेंट डे पे आओ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड। अम्बेडकर जी जो हैं उनका बर्थ कब हुआ? 14 अप्रैल। तो यहाँ लिखेंगे 14 अप्रैल, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी, इनका बर्थ हुआ 14 अप्रैल से, ठीक है, 14 अप्रैल, 14 अप्रैल, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड इंडियंस ऑफ हिज टाइम। उस टाइम में जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड या लीगल की समझ रखने वाले जो थे उनमें से एक नाम क्या था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है। तभी इनको संविधान निर्माता के रूप में भी याद रखते हैं, ठीक है। और इनसे रिलेटेड देखो पॉइंट क्या हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बर्थ हमने पिछले वीक के करंट अफेयर पढ़ने, उसमें जो इम्पोर्टेंट डे आए हम वो पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट अपडेट आई वो हमें पढ़नी है। तो पहले नेम लिखा, ठीक है। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, एक प्लेस है मऊ, MHOW मऊ, इस प्लेस पे इनका बर्थ हुआ था। आज इसको अंबेडकर नगर कहते हैं, उस समय कह रहे थे मऊ, ठीक है, MHOW मऊ, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब इनके जन्म से रिलेटेड देखो, जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891, कहाँ पे? मऊ में। प्रेजेंट डे कहाँ है? मऊ मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इनकी पढ़ाई महाराष्ट्र और गुजरात में हुई। अब कई लोग हैं फिर से क्या करते हैं? डिवाइड। लेकिन अगर हम पॉजिटिव देखें तो पॉजिटिव भी बहुत है, पॉजिटिव ही ज़्यादा जब हम इसको फॉलो करें। तो जब ये पढ़ने के लिए आए तो कहाँ पे? महाराष्ट्र और गुजरात वाले रीजन। पहले एक ही स्टेट होती थी, उसको बॉम्बे प्रोविंस बोलते थे, ठीक है। वहाँ पे एक राजा थे, राजा गायकवाड़ थर्ड, उन्होंने स्कॉलरशिप दी क्योंकि ये पढ़ाई में इंटेलिजेंट थे। स्कूल में एडमिशन होना था तो एक ब्राह्मण टीचर ने अपना सरनेम दिया अम्बेडकर, अम्बेडकर सरनेम भी वहाँ से आया है। और पढ़ने के लिए बाहर भेजा एक क्षत्रिय राजा, राजा गायकवाड़ थर्ड, उन्होंने स्कॉलरशिप दी। उनकी स्कॉलरशिप से लंदन गए और अन्य जगहों पे गए पढ़ने के लिए। तो यानी एक व्यक्ति के जीवन में क्या सबका रोल है, हम देखें कास्ट के वजह से वो लोग डिवाइड कर देते हैं, बट वो इनकी पॉजिटिव साइड नहीं बताते हैं। कितने लोगों ने हेल्प भी करी है, अच्छे लोग खराब लोग सब जगह हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट। और बाद में जो अंतिम समय इनका था वो कहाँ पे था? न्यू दिल्ली। अब इन्होंने लास्ट में जो आप देख रहे हो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी, बौद्ध धर्म में ये चले गए थे अपने अंतिम समय में, ठीक है। और देश के पहले लॉ मिनिस्टर भी कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लेकिन तब तक थे जब तक इलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं हुआ था एक पैक्ट साइन हुआ था 1932 में, जो हम देखते थे पूना पैक्ट, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। तो उस टाइम अंबेडकर जी ने कुछ मांग की थी, पॉलिटी में हम पढ़ते हैं सेपरेट इलेक्ट्रोलेट। तो गांधी जी ने कहा था एक बार देश आज़ाद हो जाए, फिर जिसको जो चाहिए वो मिलेगा, उससे पहले एक बार नहीं। तो लास्ट में जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू जी चाहते थे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लॉ मिनिस्टर ना बनाएं, वो बाहर से कोई लीगल एक्सपर्ट बुला लें किसी और देश से, बेशक इंग्लैंड से ही, और बनवा लें। पर गांधी जी ने मना किया कि मैं तो कह चुका हूँ अम्बेडकर जी को, और बनाऊंगा पहला लॉ मिनिस्टर, क्योंकि इनके आपस में नहीं बनती थी। अब इनको लॉ मिनिस्टर बना दिया, लेकिन ये तब तक लॉ मिनिस्टर रहे जब तक चुनाव नहीं हुए। देश में पहला चुनाव 1951 में होना शुरू हुआ, 52 तक ख़त्म हुआ। 52 में इस देश को अपनी पहली सरकार मिल गई थी, लेकिन उसमें नेहरू जी ने इन्हीं के कैंडिडेट को उतारा और उनकी सपोर्ट की, उनको हरवा दिया और इनको संसद तक नहीं जाने दिया। अब जिस व्यक्ति ने इतना किया उनको आज तक सरकारों ने भारत रत्न नहीं दिया था। 1990 में आज जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी गवर्नमेंट थी, उन्होंने तो इनको भारत रत्न दिया, और अब इनके 5 जो स्थल हैं उनको पंच तीर्थ में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे 5 स्थल, बुद्धा सर्किट, ये सब चीज़ों पे काम किया। तो हम देख रहे हैं इनका रोल जो है सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं, इसके अलावा भी हम देखें एक तो सामाजिक सुधार के रूप में, भाई जो लोग थोड़ा पीछे रह गए उन्हें भी आगे बढ़ने के अवसर मिले, ठीक है, समाज में एक तरीके की इक्वालिटी आए, टेम्पल एंट्री मूवमेंट है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है, ठीक है, इन सब मुद्दों पे इन्होंने काम किया। और इसके अलावा ये पूना पैक्ट का केस तो अभी आपको बताया, पूना पैक्ट का केस याद है, वही गांधी जी और अंबेडकर जी में पूना पैक्ट, पुणे की जेल से ये हुआ था। गांधी जी उसमें पुणे की यरवाड़ा जेल में थे। और 1956 में इन्होंने किसको अपना लिया?
ठीक है, बौद्ध धर्म। इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक है, जिसमें एक बुक हमने भी आरबीआई में पढ़ी है, कौन सी, आरबीआई के चैप्टर में, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, जिसमें बात की थी आइडिया ऑफ सेंट्रल बैंक फॉर इंडिया। तो आरबीआई का सबसे पहले जिन्होंने आइडिया दिया उनमें से एक विचारक भी यही है। दूसरा, इन्होंने हर टॉपिक पे बुक लिखी। एक बुक लिखी पार्टीशन एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान का बनना, भाई क्या गलत है, क्या नुकसान हुआ, हर टॉपिक पे इन्होंने लिखी है। ये इकोनॉमी पे लिखी, ये किस पे लिखी, सोशल पे, हु वर द शूद्रास, ठीक है, इस चीज़ पे इन्होंने लिखी। और एनिलेशन ऑफ कास्ट, ये बुक अलग लिखी गई, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं, लॉ मिनिस्टर का पॉइंट तो हमने देख लिया, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे जब तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था। अलग अलग कमेटीज बनी तो ड्राफ्टिंग कमेटी में चेयरमैन, फिर आगे जाके पहले लॉ मिनिस्टर भी बने, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने इंडस्ट्री के लिए भी पॉइंट दिया था, वही मजदूर लेबर जो है 8 घंटे काम कर रही है, ज़्यादा करे तो फिर उसको और ज़्यादा पेमेंट हो, ऐसा नहीं कि उससे लगातार काम लिए जाए। तो बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने विचार रखे। जैसे नदियों को जोड़ने के बारे में इन्होंने कहा, भाई एक तरफ सूखा पड़ता है और एक तरफ बाढ़ आ जाती है, तो क्यों ना ऐसा हो, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। तो इन्होंने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की भी बात की, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की भी बात की, सोशल इनइक्वालिटी जो थी उसकी भी बात की, इकोनॉमी की भी बात की, ठीक है। इतने सारे टॉपिक्स पे बात की क्योंकि हाईली एजुकेटेड थे, ठीक है, इसलिए इन्होंने इन सारी चीज़ों पे अपने विचार साझा किए, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट। और बर्थ कब है, 14 अप्रैल, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगली हेडिंग डालो, कैबिनेट डिसीजंस। कैबिनेट डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डेज के बाद दूसरी हेडिंग है कैबिनेट डिसीजंस। कैबिनेट डिसीजन में क्या पॉइंट आता है, कैबिनेट का मीनिंग क्या, पहले तो कैबिनेट का मीनिंग क्लियर हो। इस पे हम डिस्कस करते हैं कि टोटल जो मिनिस्टर होते हैं ना सरकार में, उसको क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। कुल मंत्रिमंडल में जो मंत्री होते हैं उन्हें कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आप देखो जो सबसे ताकतवर मंत्रालय जिनके पास है वो कौन होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। और इनके नीचे जूनियर मिनिस्टर होते हैं जिनको MOS कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और इनके अलावा एक और टाइप के मिनिस्टर होते हैं जो होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। आप ऐसे समझो जैसे हिस्ट्री में आप पढ़ते हो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, उनके दरबार में 9 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, नवरत्न। या अकबर बादशाह के दरबार में माना जाता है क्या थे, नवरत्न, 9 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। यानी कुल मंत्री कितने होंगे, 9। उनमें से 1-2 मंत्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिनके ज़्यादा सुनने होंगे, जैसे बीरबल, किससे आते हैं ना, अकबर बीरबल, ठीक है। तो ये सब क्यों, इसी तरीके से, ठीक है। जैसे साउथ में आता है राजा कृष्ण देव राय, उनके दरबार में अष्ट दिग्गज थे, 8 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, तो तेनालीरामन का नेम उनके साथ आता है, ठीक है। तो यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर, तो जो सबसे ताकतवर मंत्रालय जैसे रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये सारे किस में आएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर में। और जब ये बड़े फैसले लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कैबिनेट डिसीजन, ठीक है। ये जो डिसीजन लेते हैं वही इम्प्लीमेंट होता है, उसी से आगे का पॉइंट चलता है, तो इसको सीधे सीधे बोल देते हैं कैबिनेट डिसीजन, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो फैसला ले रहे हैं, ठीक है। अब पिछले हफ्ते के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैबिनेट डिसीजन रहे ये भी देखते चलो, ठीक है। पहला डिसीजन है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ गई है क्योंकि इस टाइम में महंगाई भत्ता कहते हैं DA, ठीक है। महंगाई भत्ता, इसको यहाँ से लिख लो, DA, डियरनेस अलाउंस, ठीक है। डियरनेस अलाउंस होता है जो गवर्नमेंट के लिए अभी जॉब, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब में है। और एक होता है डियरनेस रिलीफ, DR, ये होता है पेंशनर्स के लिए। ये पहले 58% था, 2% और बढ़ा दिया है, बेसिक पे 60% कर दिए। DA किसके लिए है, जो करंट में जॉब पे है। और DR किसके लिए होता है, हाँ, DR जो पेंशनर्स हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, जैसे 60, 62 प्लस, 58 प्लस, तो जनरली यहाँ से रिटायरमेंट शुरू हो जाता है। तो जो रिटायर्ड हैं उनके लिए इनकी सैलरी भी बढ़ती है, कैसे, या तो नया वेतन आयोग आ जाता है, जैसे अभी 8वां आने वाला है,
7वें वेतन आयोग में आपको पता हो सबसे कम गवर्नमेंट सैलरी कितनी है, गवर्नमेंट जॉब में सबसे कम सैलरी कितना है, 7th पे कमीशन में जो अभी चल रहा है 18,000, और 8वां भी आएगा तो उसमें अनुमान है सबसे कम कितना होगा, 50,000 तो सबसे कम होगा, ठीक है। 8th पे कमीशन आने वाला है, 8वां वेतन आयोग, ठीक है। तो यानी एक तो वेतन उससे बढ़ता है, दूसरा जैसे महंगाई बढ़ती है तो कर्मचारियों को क्या मिलता है, डीए या डीआर, ठीक है। महंगाई जैसे बढ़ती है, मान लो महंगाई में भी कई सारे पैरामीटर्स हम पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन के इंडिकेटर्स हैं, जिसमें से एक इंडिकेटर होगा किसके लिए, यहाँ के लिए CPI IW हम पढ़ेंगे, CPI RL AL, ठीक है। तो जब महंगाई बढ़ेगी, जितनी महंगाई बढ़ेगी उतने ही परसेंट क्या बढ़ेगा, ये DA एंड DR ये बराबर बढ़ता है। मान लो 4% है तो 4 दोनों के लिए, 2 है तो 2, अभी 2 है, पहले 58 होता था, 58 में 2 बढ़ा दिया तो कितने परसेंट बढ़ गया, 60% बढ़ गया बेसिक पे के ऊपर। पहले कितना था बेसिक पे 58, या तो ऐसे पढ़ लो 2% की बढ़ोतरी है, या कुल कितना हो गया 60% बेसिक पे पे, दोनों वे से इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ में आया, ठीक है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने या महंगाई भत्ता इसको मिलना कह रहे हैं, महंगाई भत्ता इसको कहते हैं, या तो अभी बढ़ता है या दिवाली के आसपास सरकार इसको बढ़ाती है, ठीक है, कि फेस्टिव सीजन है, लोग आराम से खुश होते हैं, खुश होकर लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, उस टाइम में भाई उनके हाथ में कुछ सरप्लस मनी होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया DA DR वाला क्या इशू है, ठीक है, DNS अलाउंस एंड DNS रिलीफ, महंगाई भत्ता, ठीक है। अब दूसरा क्या डिसीजन है, एक स्कीम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका 3rd फेज जो है इसको अब बढ़ा दिया है मार्च 28 तक, ठीक है। इंडिया में हम देखें ग्राम सड़क योजना 2000 के दशक में आई थी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके टाइम में आई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, साल था 2000 और 25 दिसंबर के दिन, क्योंकि उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर को स्कीम लॉन्च हुई थी। PMGSY क्या फुल फॉर्म है, ग्राम सड़क योजना। कई बार कोई स्कीम पहली बार आई, यही है, इसी का नया फेस आएगा, इसके आगे लिख देंगे 2.0, 3rd फेस आया 3.0, तो अभी कौन सा फेस चल रहा है, 3rd फेस। अब इसको बढ़ा दिया मार्च 28 तक, नहीं तो इस साल तक खत्म हो जाती। अब इस स्कीम में था कि स्कीम से ना कई सारे पहले स्कीम आई थी, गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जो है ना वो ऑल वेदर पक्का रोड हो, ठीक है। गांव के अंदर की सड़कें बनवाना किसकी जिम्मेदारी है, हाँ आपको बताया था ना, गवर्नमेंट के 3 पार्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है। तो गांव के अंदर की सड़कों के लिए पैसा तो केंद्र या राज्य सरकार देती है, बट बनवाना किसका काम है, सरपंच। लेकिन गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जिस पे बस अड्डा होता है वो पक्की सड़क हो, अच्छी गुणवत्ता की हो, ऑल वेदर पक्का रोड हो, इसके लिए पहली बार योजना आई थी, नहीं तो स्टेट का मैटर होता था। सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PM थे अटल बिहारी वाजपेयी, साल था 2000, ठीक है। तो ये स्कीम आई, उन्होंने कई सारी चीज़ों पे इस पे काम किया था। गांवों के लिए ग्राम सड़क योजना, 4 महानगरों को जोड़ा था, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, उसके लिए आई थी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ठीक है। इस तरीके कई सारे इनिशिएटिव थे। और ग्राम सड़क योजना जो है अब इसका 3rd फेज चल रहा था, अभी ये बजट में इस पे चर्चा थी 3rd फेज पे, और 3rd फेज भी खत्म हो जाता, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया कब तक, मार्च 28। अब इसमें था कि इससे ब्रिज वगैरह बनाए जाएंगे, बाकी की डेवलपमेंट की जाएगी इसी योजना से, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से। तो ये दूसरा कैबिनेट डिसीजन है, ठीक है। ये एक और कैबिनेट डिसीजन हम देख रहे हैं, ठीक है। 161 लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस, ये इससे कंप्लीट करने हैं। 161 लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस, जो लंबी अवधि वाले बांध जो नहीं बन पा रहे थे वो सारे अब बनेंगे, जो फंड्स मिलेंगे इस स्कीम में। ये स्कीम ख़त्म हो जाती मार्च 2025 के बाद, अभी 26 तक, लेकिन इसको बढ़ा दिया है 28 तक, ठीक है। तो 2028, कई बार क्वेश्चन आपके बैंक एग्जाम में ऐसे भी आता है डेट के ऊपर, कौन कब तक बढ़ा दिया है, मार्च 28, मार्च 27, मार्च 30, ऐसे क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आता होता है अमाउंट के ऊपर, तो अमाउंट कितना है, 83,977 करोड़।
अमाउंट को कहते हैं बजट आउटले, कितना बजट इस योजना के लिए दी है। बैंक में आपको पहले बताया 2 तरीके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम, बाकी एग्जाम्स में उस पर नहीं पूछता है। एक अमाउंट है, एक डेट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं बैंकिंग में, ठीक है। अदर एग्जाम जो है SSC हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस एग्जाम, वहाँ जनरली अमाउंट पे नहीं पूछता और स्पेसिफिकली डेट पे नहीं पूछता। यहाँ तो पूछ लेते हैं ये योजना बढ़ा के कब तक के लिए कर दी है, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट। तो ये सारी अपडेट हम इस पे देख रहे हैं, ठीक है, लिखा है ये पॉइंट। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। फिर अगली अपडेट पे आ रहे हैं, मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट इन यूपी आंध्र प्रदेश। इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस योजना में जैसे रेलवे कनेक्टिविटी की बात है तो समझने के लिए लिख सकते हो रेलवे कनेक्टिविटी, रेल का विस्तार बढ़ाना है, लेकिन इसको पढ़ते हैं स्टेट जीके में। अगर मान लो इसमें एक राज्य की बात होती तो यहाँ डिटेल में ना पढ़ते, फिर किस में पढ़ते, स्टेट जीके में, यानी जिन स्टेट में उन्होंने एग्जाम देना हो यूपी आंध्रा में वो पढ़ेंगे कौन कौन से रेलवे ट्रैक कहाँ तक विस्तार किया है, हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। नेशनल जीके में या तो पूरी कंट्री के लिए रोड मैप होता फिर हम उसको करते, ठीक है। नेक्स्ट, फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट ये अपडेट है इस बार की, इस पे लिखो 12,980 करोड़ का मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, इस पे डिस्कस करते हैं क्या पॉइंट है। 12,980 करोड़ का 12,980 करोड़ मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, ठीक है। लिखा है पॉइंट, इसको बोल रहे हैं BMI, BMI पूल। देखो BMI भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, BMI भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, BMI भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। इसका मीनिंग क्या है, अभी आपको बताया था पूरे वर्ल्ड में एक बात को लेकर चर्चा थी कि वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और इसके चलते हमने पढ़ा था पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हो गया, एनर्जी क्राइसिस। अब एनर्जी क्राइसिस हुआ तो हुआ, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन, मान लो कोई जहाज़ जिस पे भारत का झंडा लगा हुआ है, कल को उसके ऊपर किसी ने फायर, ठीक है, और यानी इंश्योरेंस हमें करना है। किस चीज़ का इंश्योरेंस, एक तो शिप का इंश्योरेंस होता है, उसके पार्ट्स का इंश्योरेंस, उतारने चढ़ाने में कुछ ख़राब हुआ या टूट फूट होगी तो उसको बियर ना करना पड़े। दूसरा एक इंश्योरेंस होता है उसके अंदर रखे सामान का, एक तो शिप का हो गया, एक उसके अंदर रखे सामान का हो गया। तीसरा इंश्योरेंस अब इसका भी है कि जो जनरली जहाज़ कहीं पे रुकते हैं तो नेवी उसको रेस्क्यू करा के लेके आती है, तो वो पॉइंट भी है। और वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल टेंशन में अब इस चीज़ को लेकर एक तरीके से चर्चा है कि क्या किया जाए। आज भी दुनिया में ज़्यादातर ट्रेड किससे होता है, पानी के रास्ते, जिसको हम कहते हैं मैरीटाइम ट्रेड, ठीक है। तो इसको लेकर भी चिंता है। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कहा एक तो इंश्योरेंस होगा, और इंश्योरेंस वाली कंपनियों का इंश्योरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, री इंश्योरेंस। और री इंश्योरेंस के ऊपर सरकार गारंटी ले रही है जिसको कह रहे हैं सोवरिन रेटिंग। ये सोवरिन क्रेडिट भी दे रहे हैं और उसकी गारंटी भी ले रहे हैं, सोवरिन गारंटी सरकार दे रही है। यानी एक तरीके से किस चीज़ के लिए काम करना है, ये सारा काम करना है कि शिप सुरक्षित हो, व्यापार सुरक्षित हो, सामान उसमें रखा सुरक्षित हो, एक सुरक्षित माहौल में वो काम कर सकें, क्योंकि दुनिया भर में जो उथल पुथल है उसके लगते ऐसा ना हो कि ये सेक्टर इम्पैक्टेड, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर क्या बनाया है, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। इसको डिटेल में आप यहाँ से देख लो, बाकी जगहों पे भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये तो हिंदी न्यूज़पेपर वही हो गया, हमने देखा महंगाई भत्ता कितना, ठीक है। और ये कैबिनेट अप्रूव शिपिंग कवरेज सेंटर टू सेटअप भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, ठीक है, शिपिंग कवरेज, ठीक है। शिपिंग इंडस्ट्री को भाई ये कॉन्फिडेंस हो कि सरकार
इन मुद्दों पे हमारे साथ खड़ी है। कल को कुछ नुकसान हुआ तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। हमें कंटिन्यूस अपना काम करना है, हमें सप्लाई को रोकना नहीं है, और ना ही डर के भाई हम सोचे कि हम और नहीं लेके आ रहे हैं, तो ये सारे मुद्दे ना हो। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बनाया भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। अब सिमिलरली ग्राम सड़क योजना वाला और डीए इंक्रीज वाला पढ़ा, बाकी न्यूज़पेपर में भी इस पे गिवन है कैसे ये सारा पॉइंट। ठीक है, और यही सब यहाँ इन्फोग्राफिक से समझाया हुआ है। रूरल रोड्स, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये हमने देख लिया कब तक बढ़ाई। ठीक है, और इसी के ऊपर ये है आपका इंश्योरिंग यूनिलैटरल मैरीटाइम मूवमेंट। ठीक है, अब मैरीटाइम मूवमेंट में क्या पॉइंट है, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल बनाया है। सोवरिन गारंटी, सोवरिन वर्ड जाए मतलब सरकार की गारंटी है, सरकार गारंटर के रूप में सामने आ रही है कि नुकसान हुआ तो हम खड़े हैं। ठीक है, हम भरपाई देंगे, तुम कंटिन्यू रहो। ठीक है, व्यापार कंटिन्यू रहे, सारी चीज नॉर्मलसी की तरफ आई। ठीक है, सोवरिन वर्ड जहाँ जाए समझ जाओ इट रिलेटेड टू गवर्नमेंट, सर्वोच्च, सर्वोच्च में जब गारंटी की बात हो, क्रेडिट की बात हो, ये सब तो गवर्नमेंट का नेम इसमें आता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें देखो बेनिफिट क्या है कि दिस पुल इंश्योर इंडियन ट्रेड कंटिन्यू टू हैव एक्सेस टू अफोर्डेबल इंश्योरेंस फॉर वेसल कैरिंग कार्गो, कार्गो यानी सामान। ठीक है, फ्रॉम एनी इंटरनेशनल ओरिजिन टू इंडियन पोर्ट्स। ठीक है, और दूसरा इसमें एम टू फैसिलिटेट कंटिन्यूस मैरीटाइम इंश्योरेंस कवरेज। एक होता है मेरीन इंश्योरेंस, मेरीन इंश्योरेंस यानी पानी में जो चल रहे हैं जहाज, एक होता है फायर इंश्योरेंस, ये दोनों आते हैं जनरल इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस की दो टाइप होती है, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस। तो ये किस टाइप में आ रहे हैं आपके, जनरल इंश्योरेंस में। मैरीटाइम इंश्योरेंस भी, फायर इंश्योरेंस भी, हेल्थ इंश्योरेंस भी, व्हीकल इंश्योरेंस भी। ठीक है, ये सारे जनरल में आते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं तो किस इंश्योरेंस की। ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया क्या पॉइंट है ये। ठीक है, और इसके बाद फिर अगला डिसीजन ये हमने देख लिया कनेक्टिविटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो मेन तो सबसे इम्पोर्टेंट ये डिसीजन है, एक तो ग्राम सड़क योजना वाला डिसीजन है, एक हमने देखा डीए डीआर इंक्रीज, और एक है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, और चौथा डिसीजन है लेकिन वो आपको बताया स्टेट जीके के लिए ज़्यादा है। तो ये तीन डिसीजन मेन है जिस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, और ये भी उतना कर्मयोगी वाला हमने देख लिया वही पॉइंट। इसके बाद फिर एक इम्पोर्टेंट अपडेट हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आगे देखो न्यूज़ के सारे आर्टिकल्स हैं, इन्हीं आर्टिकल्स को हमें डिकोड करना है, 1 बाय 1 पढ़ना है। ठीक है, अभी तो हमने किसको पढ़ा, सिर्फ कैबिनेट डिसीजन और इम्पोर्टेंट डेज वाले पॉइंट को पढ़ा। इसको भी हम डिटेल में करते हैं लेकिन इसको करेंगे कल। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सारा इकोनॉमी का पहले बताना पड़ेगा बेसिक, फिर अब क्या चेंज है, आगे को लेकर क्या प्रोजेक्शंस हैं, तो 1 बाय 1 इसको करना है। ठीक है, इसको आराम से कल डिस्कस करते हैं, अभी के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, गुड आफ्टरनून।
कल करंट अफेयर में हमने लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था बताओ? कैबिनेट डिसीजंस भी हो गई थी, कैबिनेट डिसीजन भी हो गई थी ना आपकी? ठीक है, एक तो हमने पढ़े थे इम्पोर्टेंट डेज। इम्पोर्टेंट डेज में क्या पॉइंट था? 22 अप्रैल, या अभी 22 अप्रैल वाला नहीं, तो हमने पहले वर्ल्ड हेरिटेज डे पढ़ लिया था 18 अप्रैल, और एक डॉक्टर 22 अप्रैल को तो नेक्स्ट वीक वाले में करते हैं, इस वीक का है वो तो, ठीक है। और फिर हम पढ़ रहे थे नेक्स्ट अपडेट डॉक्टर BR अम्बेडकर 14 अप्रैल, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी पे, ये पॉइंट हमने देखा था, ठीक है। और फिर हमने देखे थे कैबिनेट डिसीजंस। कैबिनेट डिसीजन किस किस पॉइंट पे थे? एक तो था रूरल रोड के ऊपर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस 3.0। ग्राम सड़क योजना कब आई थी? साल 2000 में आई थी, इसका तीसरा चरण शुरू हुआ है, इसको हमने पढ़ा था। दूसरा फिर हमने पढ़ा था सरकारी कर्मचारियों के लिए गवर्नमेंट ने जो सैलरी बढ़ाई, DA और DR में बढ़ोतरी 58% से 62% की उस पर बढ़ोतरी, महंगाई भत्ता, ठीक है, ये हमने इस पे देख लिया था। और इसके अलावा ये तो आपको बताया था स्टेट स्पेसिफिक है, हमने नहीं करना मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स वाला, ठीक है। और एक और अपडेट हम देख रहे थे BMI, ठीक है, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, कि जो जहाज जैसे जो जनरली जा रही हैं कार्गो को लेकर, तो उनका इंश्योरेंस है, उनके अंदर सामान का इंश्योरेंस है। जैसे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, वॉर को लेकर, तो उनका प्रॉपर इंश्योरेंस हो, सरकार उसमें एक तरीके की गारंटी दे रही है, ठीक है। एक इंश्योरेंस है, फिर इंश्योरेंस का इंश्योरेंस करवाया तो री इंश्योरेंस है, प्लस उसमें सोवरिन गारंटी भी है, सरकार की उसमें गारंटी भी है। इस पूरे पॉइंट को क्या बोल रहे थे? BMI, भारत मैरीटाइम पूल। यही सब हमने हिंदी न्यूज़पेपर्स में भी देखा था कल, ठीक है, कि महंगाई भत्ता बढ़ाकर 58 से 60, और सेम यही सब बाकी न्यूज़पेपर में भी आपको गिवन था, ठीक है। सबने अपने वे से समझाया, कंटेंट वही सेम ही हम देख रहे हैं। और यही सारा पॉइंट इन्फोग्राफिक में भी हम देख रहे थे कि रूरल रोड फॉर विकसित भारत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, कब तक के लिए बढ़ा दी है? मार्च 28। और अमाउंट, दो चीज़ें बताई थी बैंकिंग एग्जाम में इम्पोर्टेंट, डेट और अमाउंट, ठीक है। अमाउंट वाला 83,977 करोड़, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने देखा, इससे ब्रिज वगैरह कंप्लीट करने हैं, इसको लेकर अपडेट थी। दूसरा मैरीटाइम मूवमेंट, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल बताया था, इसमें अमाउंट लगभग 13,000 करोड़, 12,980 करोड़, ठीक है। और फिर हम अपडेट देख रहे थे, ये तो बेसिक है, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेट स्पेसिफिक, हाँ इस पॉइंट को, ये आपका था कि DA DR में बढ़ोतरी, ठीक है। अब एनीवेज नेक्स्ट अपडेट पे आते हैं। नेक्स्ट अपडेट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, इसके ऊपर लिखो IMF, ठीक है। IMF की ना अभी एक रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसमें ना 3-4 मुख्य बातें होंगी, तो पहले चलो इसकी हेडिंग डाल देते हैं इधर, ठीक है। IMF, जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो उसमें आता है वर्ल्ड बैंक और IMF का पॉइंट, ठीक है, कि हम बात करें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, ठीक है। अभी इसकी रिपोर्ट की जो मुख्य बारीकियां हैं इनके ऊपर भी देखते चलो, ठीक है। IMF वैसे तो 3-4 तरीके की रिपोर्ट पेश करता है, तो एक तो इनकी रिपोर्ट होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है। एक रिपोर्ट फिर हम देखते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट,
ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड फिस्कल मॉनिटर एंड फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्ट है जो कौन जारी कर रहा है, ठीक है, कौन सा संस्थान जारी कर रहा है, IMF, ठीक है। और इसी तरीके का एक पॉइंट और लिखते चलो, सेम वे से एक पॉइंट हम और लिखते चलेंगे, ठीक है। ये IMF की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। ईयरली रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अभी जो हम डाटा देखेंगे किस रिपोर्ट का है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ऐसे ही एक एग्जांपल आप लिखो, SBI जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, ये भी एक रिपोर्ट देता है, इको रैप रिपोर्ट। तो ये भी पता हो SBI की रिपोर्ट का नाम क्या है, इको रैप रिपोर्ट। RBI के बारे में जब हम देखें, RBI एक तो DPI देता है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। एक होता है FI इंडेक्स, FI फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ठीक है, ये भी हम इस पे देखते हैं। और तीसरा RBI भी जो नेशनल लेवल पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट देता है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। ये तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तीसरा पॉइंट FSR, ये भी जारी करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट वाला पॉइंट ही क्लियर हो रहा है। अब देखो इस रिपोर्ट में ना 3-4 मुख्य बिंदु हैं जिनको हाईलाइट किया या जिसके ऊपर डिस्कशन यहाँ बनती है, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही इम्पोर्टेंट है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, ठीक है, बट दोनों ही हम देख रहे हैं अगेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला पॉइंट तो देखो, आपको ये बताओ किस रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया ने ना पिछले कुछ टाइम में एक प्रोग्रेस अचीव करी, बट इस बार उसको लेकर आया है कि अब हम वापस खराब सिचुएशन की तरफ, या ओवरऑल हमें दिख कम रहा है। इसमें पॉइंट क्या है कि पॉइंट ये हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी का साइज था पहले वर्ल्ड में 10th या 11th पे, एक दशक पहले, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम 4th पे आए। इस रिपोर्ट का पहला पॉइंट है इंडिया स्लिप्ड टू 6th रैंक। पिछले साल तक हम 4th पे आ गए थे, फ्रॉम 4th रैंक अर्लियर। इंडिया की प्रेजेंट में रैंकिंग क्या होगी है, 6th हो गई है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन गए हैं, ठीक है। और ये पॉइंट इन्होंने इसको लेकर रखा, और इसके पीछे इन्होंने रीजन दिए। पहला रीजन इस पे रखा है, फर्स्ट रीजन इज एक्सचेंज रेट इफेक्ट, डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपए की वैल्यू कम हो रही है। इसके चलते जो बाकी इकोनॉमी है जैसे यूके की पाउंड और जापान की जो ये हम करेंसी देखें यन, ये दोनों कम हुए, तो इनकी इकोनॉमी कम होके भी वैल्यू ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। तो पहला रीज़न ये रहा। दूसरा राइजिंग इम्पोर्ट बिल, एनर्जी क्राइसिस के चलते भारत में आपको पता है 80% से भी ज़्यादा, लगभग 85 से ज़्यादा जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल जो जिससे पेट्रोल डीजल बन रहा है, सारा क्या होता है बाहर से आता है। तो अभी इस बार क्या हुआ, रेट बढ़े, तो अगेन इम्पोर्ट बिल। गैस 90% क्या इम्पोर्टेड है, हम जो गैस सप्लाई देखते हैं 90% क्या है
इम्पोर्टेड। तो इससे अपना क्या हुआ, इम्पोर्ट बिल बढ़ गया। एक तो होता है एक्सपोर्ट, जब अपना सामान बाहर बेच रहे हैं, बाहर का सामान यहाँ आ रहा है तो क्या है, इम्पोर्ट, तो इम्पोर्ट बिल में वृद्धि देखी गई। तीसरा इसमें पॉइंट है जीडीपी का नया बेस ईयर आया है, उसके चलते भी दिक्कत रही। जीडीपी कैलकुलेशन रिफॉर्म, जीडीपी का जो नया बेस ईयर, ठीक है। और फोर्थ जो पॉइंट इस पे डिस्कस किया गया है, ये जीडीपी कैलकुलेशन रिफॉर्म, ये तो इसी की डायमेंशन है आगे। एनीवे जिसका रीज़न सबका लिख लो, सबके पीछे क्या क्या रीज़न है। पहला रीज़न एक्सचेंज रेट में क्या है, रुपए की वैल्यू INR, इंडियन रुपी की वैल्यू क्या कम हुई है, क्योंकि डॉलर USD, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर क्या हुआ है, मजबूत हुआ है। तो इसके मुकाबले दुनिया भर की करेंसीज की वैल्यू कम हुई, लेकिन अपने रुपए की वैल्यू भी अच्छी खासी कम हुई, और उसके चलते अपने यहाँ वैल्यू ओवरऑल कम दिख रही है। एक्सचेंज रेट इफेक्ट, यूके के पाउंड की कम हुई है, जापान के येन की कम हुई है। ये दो देश हमने इनको पीछे कर दिया था, अब ये दो देश इकोनॉमी में आगे दिख रहे हैं। लेकिन इसमें ये भी बताया, ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, 2026, यानी ऐसे याद करो 26 में अभी इन्होंने क्या कहा, क्या रैंक है, पर इन्होंने कहा टेम्परेरी दिख रहा है, बोले अगले साल की स्टार्टिंग होते फिर से रैंक क्या हो जाएगी, और फिर कहा कि 31 तक रैंक क्या हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ पॉजिटिव बातें हैं इसमें, कुछ नेगेटिव है, हमें दोनों ही देखनी है, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट। तो अभी रैंक इन्होंने 6 बोले, फिर से हम अपनी वापिस इसी रैंक पे आ जाएंगे अगले साल की शुरुआत तक, और 31 तक रैंक 3rd। बट पहले का रीजन समझ में आया, दूसरे का रीजन लिखो, जो राइजिंग इन इंपोर्ट बिल। इंपोर्ट बिल अपना जो बड़ा है वो किसके चलते, ऑयल, फर्टिलाइजर और गैस इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई है। ऑयल, फर्टिलाइजर और गैस इंपोर्ट, इन सब की कॉस्ट क्या है, बढ़ी है, ठीक है। इन सारों की कॉस्ट बढ़ गई है, इसलिए अपना इंपोर्ट बिल भी क्या है, बढ़ गया। जीडीपी के 3 मेथड होते हैं, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। जीडीपी जब आप टॉपिक पढ़ते हैं ना, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम क्या देखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम क्या देखते हैं, जीडीपी। तो जीडीपी में पॉइंट आता है आपकी, जीडीपी के ना 3 मेथड होते हैं। एक मेथड होता है प्रोडक्शन, एक इनकम मेथड होता है, एक एक्सपेंडिचर मेथड होता है। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला होता है जीडीपी इक्वल टू C + G + I + X - M, ये जीडीपी होता है। C होता है प्राइवेट कंजम्पशन, मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। C होता है प्राइवेट कंजम्पशन। हम लोग भारत में, भारत के नागरिक कोई भी सामान खरीद रहे हैं, किस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जीडीपी में। चाहे कोई टूथपेस्ट खरीद रहा है, चाहे कोई गाड़ी खरीद रहा है, इसको कहते हैं प्राइवेट कंजम्पशन, निजी उपभोग, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, सरकार हमसे कुछ पैसे वापस ले रही है हमारी इनकम पे टैक्स के रूप में, वो वापस किस पे खर्च करना है, लोगों पे करना है, तो उसको कहते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो वो क्या हो जाएगा, G। C क्या है, प्राइवेट कंजम्पशन, G क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। I क्या है, I है इसमें एक तरीके से जो इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं वो I है, और X - M होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर ये मुश्किल लगे तो चलो ऐसे समझो, कौन सा मेथड है, एक्सपेंडिचर। मान लो तुम केबीसी में गए और जीत गए सिर्फ 7 करोड़, पता ना अमिताभ बच्चन कह रहे वाह भाई, ठीक है, जीत चुके हो आप 7 करोड़, तुम्हें 2 बार बोल दिया, तुमने कहा बस हार्ट अटैक आ जाएगा, यहीं पे गिर जाएंगे, आराम से बताओ, ठीक है। अब वो बहुत एक्साइटेड हो गया अमिताभ बच्चन, फिर तुमसे पूछ रहे क्या कीजिएगा इतनी बड़ी अमाउंट का, खुद तो बता दो क्या करते हो एक एपिसोड का, इतने पैसे खुद ले जाते हो। फिर आम बंदा 1-8 करोड़ भी जीत जाए, बोले क्या करोगे इतनी अमाउंट का, तुम क्या कर रहे हो इतनी अमाउंट का, ठीक है, अपनी कोई जवाब दे ही नहीं है। चलो मान लो तुम जीत गए, 7 करोड़ जीत गए सिर्फ, ठीक है, बस और इस जगह क्या जीतो। अब 7 करोड़ में कैसे खर्च करोगे, क्या करोगे, 7 करोड़ को खर्च करना है, कैसे खर्च कर सकते हो, कोई तो सामान खरीदोगे, गाड़ी, घर, ठीक है, कोई सामान, जैसे कोई सामान खरीदा वो क्या हो गया, प्राइवेट कंजम्पशन। अब 7 करोड़ पूरे मिल जाएंगे, उसमें टैक्स कटेगा,
तो फिर वो क्या हो गया, जी हो गया। उस सरकार को पैसे गए, सरकार ने कहा कि इससे सबका विकास हो जाएगा, क्योंकि तुम खुद का विकास करने पे लगे हो, हमें चाहिए सबका साथ सबका विकास, ठीक है, तो बाकियों में भी बांटना पड़ेगा, ऐसे एक के पास ज़्यादा नहीं रुकेगा। तो जी के बाद क्या, फिर आई, कहीं पैसे निवेश भी करने पड़ेंगे, घर पे थोड़ी रख दोगे 7 करोड़, चोरों को तो खुला नहीं होता होगा, ठीक है, नहीं रख सकते, तो कहीं बैंक में रखोगे, कोई एफडी करा दोगे, कुछ और प्लॉट लेके रख लोगे, कहीं तो पैसा रखना पड़ेगा ना, इन्वेस्टमेंट। और फिर ये 3 खर्चे तो एक व्यक्ति के जीवन में होते हैं, पर देश के लिए खर्च क्या होगा, कोई भी व्यक्ति कोई भी सामान खरीद रहा है, सी, अब ये समझ में आ गया, CGI तो सबके लिए है ही, लेकिन देश के लिए C भी है, GBI भी है, X माइनस M क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो अगर M है इम्पोर्ट, M वाला कंपोनेंट बढ़ गया तो फिर इसका असर भी क्या पड़ेगा, नेगेटिव। वैसे भी अपने देश को लेकर एक बात की चर्चा होती है, अपने इम्पोर्ट क्या होते हैं, ज़्यादा हमेशा से, और एक्सपोर्ट कम। धीरे धीरे 90 के बाद जब अपनी अर्थव्यवस्था बदली तो हमने एक्सपोर्ट बढ़ाने शुरू किए, लेकिन पता चला हम कह रहे हैं एक्सपोर्ट में ग्रोथ है, पता चला इम्पोर्ट में उससे भी ज़्यादा ग्रोथ है, तो फिर क्या हो गए, फिर पीछे हो गए। मान लो एक्सपोर्ट 20% बढ़े और इम्पोर्ट 25 बढ़ गए, तो फिर माइनस हो गया ना, ठीक है। तो ये दिक्कत, तो जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी हो उसका कोई ना कोई असर पड़ता है। तो यहाँ पे असर कैसे पड़ा, ये पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक है, समझ में आया है कैसे। फिर तीसरा क्या, जीडीपी का ना भी नया बेस ईयर सरकार ने लिया है। बेस ईयर क्या होता है, आधार वर्ष, जहाँ से हम सारा डाटा देखते हैं, ठीक है। पहले चल रहा था 2011-12 वाला बेस ईयर, अभी जीडीपी का नया बेस ईयर लिया है, क्योंकि बीच में वैसे तो 5-7 साल बाद चेंज कर सकते हैं, बट चेंज नहीं कर पाए। 12 के बाद या तो 16 में करते, 16 में क्या हो गया था, डिमोनेटाइजेशन, एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए चेंज के लिए, 16 में नहीं हो पाया। फिर बोले 17 में कर देते हैं, 17 में क्या हुआ, जीएसटी आ गया, फिर से अर्थव्यवस्था में बढ़ा। फिर बोले 19 में करते, 19 में कोविड ही आ गया, वो 2 साल बैठा रहा, बोले तो हो गया काम, ठीक है। अब क्या करें, साल शुरू होता था और बोले कोविड के केसेस आ गए, ठीक है, यही सब चलता रहा। तो इसलिए अब जाके फाइनली क्या हुआ, बेस ईयर चेंज हुआ। तो नए बेस ईयर चेंज की वजह से भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। 11-12 वाला बदल के अब 22-23 कर दिया, 22 के साल को नॉर्मल साल माने, ठीक है, 22-23, पहले था 11-12, अब 22-23 है जीडीपी का नया बेस ईयर। और इन सारों के चलते क्या हुआ, अर्थव्यवस्था पर इस बार के डाटा पे असर दिखा, और उस असर के चलते अपनी रैंक इसमें क्या, 6। तो समझ में आया क्या रीज़न है, ये क्लियर है ये। लेकिन इसी रिपोर्ट में क्या है, अगले साल रैंक क्या हो जाएगी, और 31 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, ठीक है। 2 देश बहुत आगे निकल गए, कैसे, अब टेबल देखो तो समझ में आ गया। अब न्यूज़ आर्टिकल को देखें, क्लियर है सबको, कोई डाउट कन्फ्यूजन इस पे, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ आर्टिकल में तो नंबर्स हैं, वहाँ इसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, ठीक है। देखो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी, हम यहाँ 26 की बात कर रहे हैं, 27 का अनुमान है, 31 का, 26 के अकॉर्डिंग हम देखें दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूएस, कितनी इकोनॉमी है, $32.4 ट्रिलियन, दूसरे पे चीन $20.9 ट्रिलियन, तीसरे पे जर्मनी, 4th पे जापान हो गया है, 5th पे यूके हो गया, 6th पे इंडिया। अब देखो ये 2 तो बहुत आगे निकल गए, यूएस और चाइना, हम ये 3 आपस में कंपटीशन होता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। पहले 1-2 और थे, वो थोड़ी पीछे रह गए हैं। तो इसमें क्या आप देखो 4.2 हैं, आगे हम क्या हो जाएंगे 4.6, तो इसके बराबर हो जाएंगे फिर, ठीक है, 4th पे आ जाएंगे। फिर आगे हम कितना हो जाएंगे 6.8, तो हम इनसे इन 2 के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कैसे, तो ये सारा डाटा ऐसे, लेकिन 2 देश इस दौड़ में आगे काफ़ी निकल चुके हैं बाकी अन्य सब देशों की तुलना में, और ये हैं दुनिया की 5-6 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है, उन्हीं को लेकर ये सारी टेबल दी गई है, क्लियर है ये, ठीक है। अब यही सारे पॉइंट यहाँ बताए हैं। फास्टेस्ट, लेकिन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में नंबर 1 पे कौन है, इंडिया, साल दर साल ग्रोथ, अपनी ग्रोथ कितनी है 6.5, दुनिया की 3% के राउंड बताया था, अपनी 6.5 से 7, 7 से 7.5 इसी रेंज में अपनी
चल रही है, ठीक है। तो अभी इन्होंने अनुमान लगाया है 6.5, वर्ल्ड का 3 का आता है 3.1 का अनुमान लगाया है। जर्मनी की ग्रोथ कितनी है 0.8, यूके 0.8, यूएस 2.3, चाइना 4.4, जापान 0.7। हमारी ग्रोथ को कंपेयर किया दुनिया के 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से, G7 वाले ग्रुप से की है, ठीक है। चाहे G20 से कर लो, इंडिया जितनी ग्रोथ और किसी कंट्री की नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये। हाँ, हमें टोटल में अभी कम दिखा, क्योंकि रुपए की वैल्यू क्या है, कम। मान लो बराबर कोई चीज है, लेकिन एक करेंसी ज्यादा मजबूत है, दूसरी कम, तो कुल दिखेगा क्या, क्योंकि कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, डॉलर में, सो दैट आपस में सारों को कंपेयर कर पाए, इसलिए इस बार हमें ये कम दिखा, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है ये। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट लिखो, ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, इसमें लिखेंगे बिहार के नए सीएम बने हैं सम्राट चौधरी, ठीक है। ये बने हैं बिहार के नए सीएम, ठीक है। बिहार के नए सीएम बने हैं सम्राट चौधरी, ये 24th सीएम है बिहार के, ठीक है। 24th सीएम ऑफ बिहार। इनसे पहले थे नीतीश कुमार, ठीक है, जो लगातार कुछ समय से मुख्यमंत्री चल रही थी। इनसे पहले थे नीतीश कुमार, अब बने हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ठीक है, सम्राट चौधरी। क्लियर है ये पॉइंट। अब देखो अपडेट क्या है, अपने देश में हमेशा एक बात को लेकर चर्चा होती है, एक तो हम देखते हैं शासक और एक होता है प्रशासक। शासक मतलब द वन हु इज रूलिंग, प्रशासक मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, जो पॉलिसी बना रहा है, जो समझ। तो अपने देश में माना जाता है शासक जो है वो कौन होना चाहिए, लोगों के बीच उठता बैठता हो, आम जन लोगों की बात पता हो, बहुत कॉमन। और प्रशासक कौन, हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड, ठीक है, गुड इन स्टडीज। इसलिए अपने देश में ऐसे उदाहरण देखे गए, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नेता भी कई बार हार जाता है, कुछ नहीं कर पाता, और ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो भी। इतिहास ने भी यही उदाहरण अपने को दिए। जैसे हम देखें इतिहास में सम्राट अशोक, सम्राट अशोक का नाम किस में आता है, महान अशोक कहते हैं ना, अशोका महान, अशोका द ग्रेट, बट आगे होता है बट इलिटरेट, वो तो पढ़े लिखे थे ही नहीं ज़्यादा। जैसे अशोका का तो दौर हमने देखा एंशिएंट हिस्ट्री में, फिर मिडीवल हिस्ट्री में आ जाए, एक तो शासक थे अकबर, एक थे औरंगजेब, दोनों ही सेम ही क्लैन में आ रहे थे, बोथ वर मुगल्स। लेकिन किसको अच्छा माना जाता है, किसकी नीतियां अच्छी थी, अकबर की कि औरंगजेब की? अकबर हम कहते हैं ना, अकबर द ग्रेट, अकबर महान, ठीक है, ये हम कहते हैं। कोई ऐसे नहीं कहता ना औरंगजेब द ग्रेट, ठीक है। पाकिस्तान को कह दे तो परेशान हो गए, कह दे, वैसे तो उनका भी कोई अलग से वो नहीं। जितने भी जो इन्वेडर्स बाद में हम देखे अफगान ओरिजिन के ज़्यादातर उसमें थे, अफगानिस्तान कोई काम कर रहा है, इट मेक सेंस। और आज अफगान और भारत में अच्छे संबंध है, इतिहास में अपनी भले ही लड़ाइयाँ रही हों, मुद्दे रही हों, आज हमारे साथ अच्छे रिलेशन है किस कंट्री के, अफगानिस्तान के। भले ही हमारा रिलीजन क्या है अलग, अब वही रिलीजन पाकिस्तान का भी है, लेकिन उनकी पॉलिसी अलग है। तो इसीलिए पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। एक तरफ क्या हम देख रहे हैं अकबर, और दूसरी तरफ क्या औरंगजेब। औरंगजेब था हाईली एजुकेटेड, सारे मुगल में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन था, औरंगजेब। सब ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान, लेकिन सबसे कट्टर भी कौन था, औरंगजेब। और सबसे कम पढ़ा लिखा कौन था, अपना नाम भी नहीं लिख सकते थे, अकबर। लेकिन पॉलिसी किसकी अच्छी थी, अकबर की। सुलह कुल की नीति अपनाई, और जितने भी बड़े काम इन्होंने किए थे, जजिया पर रोक, ज़्यादातर पॉजिटिव वर्क हम देखते हैं। तो अकबर द ग्रेट कहते हैं, लेकिन उसके आगे फिर हम लिखे बट इलिटरेट, अगेन ज़्यादा, क्योंकि नीतियाँ किसने बनानी है, प्रशासक ने। शासक ने तो समझ देनी है ये मुद्दे हैं। इसलिए अपने देश में क्या होता है, आज भी नेताओं के लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। बाकी किसी भी सरकारी नौकरी में जाओ, क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अपने इंडिया के आज जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नेता है ना, आपको जानकर हैरानी होगी, और राज्यसभा से बने हैं, मंत्री जी और राज्यसभा से बने हैं, राज्यसभा के कोटे से। लोकसभा से तो लोग जिता के नहीं भेजे, लोग भी ऐसे बढ़िया अपने यहाँ सिस्टम,
ठीक है, मतलब क्या कहें, खराब है यही कह सकते हैं। जैसे आप देखो इंडिया के सबसे एजुकेटेड मिनिस्टर में एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, विदेश सचिव रहे, यूपीएससी का पेपर क्लियर किया, विदेश मंत्री। और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे में एक नाम अश्विनी वैष्णव, राजस्थान से। ठीक है, पहले उन्होंने यूपीएससी का पेपर क्लियर, उससे पहले आईआईटी में गए तो देखो आईआईटी का पेपर क्लियर, फिर आईआईटी में गोल्ड मेडलिस्ट रहे, फिर बाहर से एमबीए की, फिर भारत में आए यूपीएससी का पेपर क्लियर किया, फिर मंत्रियों के नीचे सेक्रेटरी रहे, आज क्या है, मिनिस्टर, रेल मंत्री भी हैं, सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ बड़े नाम, पीयूष गोयल ऑल इंडिया सीए टॉपर थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्जाम में टॉप 10 में उनकी रैंक थी। बट पीयूष गोयल को चलो छोड़ दे, हरदीप सिंह पुरी, उनका नेम भी उसी तरह है। ये सारे जो यूपीएससी क्लियर करके मंत्री बने, यानी मंत्रियों में सब मिलेंगे, हाईली एजुकेटेड भी, लेस एजुकेटेड भी, मॉडरेटली एजुकेटेड भी, सारे एग्जाम्पल। बट हाईली एजुकेटेड जनरली जनता ने चुन के नहीं भेजे, क्यों? और यही जनता फिर क्वेश्चन करती है, मंत्री पढ़े लिखे नहीं है, सीट दी थी कि भेजे थे कि? पढ़े लिखे तो कोई जिताया नहीं। जितवाने के टाइम क्या देखेंगे? या तो कोई देखेंगे कास्ट क्या है, रीजन क्या है, रिलीजन क्या है, यही सब धंधा करेंगे। और लास्ट में भी क्या, अगर मान लो कोई पढ़े लिखे एस जयशंकर, आपको लग रहा है लोकसभा की सीट 10 लाख से ज़्यादा वोटों से लेकर बन सकते हैं, लोग कहेंगे ये बंदा, ये तो कोट पैंट डालता है, इसको कौन वोट दे, टाई डाल लेते हैं, ये तो इंग्लिश में बोलता है, इसको तो लोकल लैंग्वेज नहीं आती, जिसको आती है उससे काम ले लिया, या तो उससे सारा काम ले लिया आपने, फिर तो बताओ कि ये हमारी बढ़िया सेवा कर रहा है, लोगों की सेवा के लिए आए ना, फिर तो समझ में नहीं आ रही है तो जो पढ़ा लिखा उससे करवा लो। तो ये डिबेट हमेशा चलती है, इस बार भी ये डिबेट शुरू होगी, क्योंकि पर्सन क्या ज़्यादा एजुकेटेड नहीं। अब ये उसी बिहार से हैं जो सबसे ज़्यादा यूपीएससी में सिलेक्शन कौन देता है, बिहार, लेकिन मंत्रियों में लो एजुकेशन वाले ज़्यादा इसमें आपको रहे हैं हिस्ट्री में, क्योंकि उनका ये मानना है कि लोगों के बीच जो रहे उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिले। तो अलग अलग इसके ऊपर। और दूसरा पॉलिटी में याद रखना, ये सारे पद क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इसके ऊपर नोट डाल के एक पॉइंट लिखो, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट संवैधानिक पद है ये। ठीक है, ये सारे पद हैं आपके संवैधानिक पद, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में देखो क्या क्या पॉइंट आपका आएगा। एक तो हम देखते हैं सेंटर के लेवल पे और एक स्टेट के लेवल। सेंटर के लेवल पे हम देखें जैसे, और स्टेट के लेवल, सेंटर के लेवल पे पीएम हो जाएंगे, स्टेट के लेवल पे सीएम, सेंटर के लेवल पे हो जाएंगे प्रेसिडेंट, स्टेट के लेवल पे गवर्नर, सेंटर के लेवल पे हो जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट। ये सारे पद किस पे हैं, सेंटर के लेवल पे। और स्टेट के लेवल पे क्या है, सीएम और गवर्नर। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कब कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए आर्टिकल हो, जैसे ये आर्टिकल, इसको ऐसे याद करते हैं, पॉलिटी में हम एसएससी में पढ़ते हैं 5, 6, 7, 2, 3, 4। लेकिन ये नंबर तब याद करना जब बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अलावा अदर एग्जाम भी देने हो, नहीं तो फिर यही पॉइंट बहुत है। 5, 6, 7, 2, 3, 4। आर्टिकल 52 किसके लिए है, प्रेसिडेंट, आर्टिकल 63 वाइस प्रेस, और आर्टिकल 74 है पीएम के लिए। 11-11 का सब में गैप है। कैसे याद करना है, 5, 6, 7, उसके आगे लिख लो 2, 3, 4, 52, 63, 74। ठीक है, तो 11-11 गैप, या सिंपल 5, 6, 7 आगे 2, 3, 4 लिख लो। तो ये आर्टिकल प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट, ये पीएम। ऐसे ही हम देखें आर्टिकल 153 और 164। 153 किससे रिलेटेड, गवर्नर, और 164 किससे रिलेटेड आएगा, सीएम, क्योंकि वहां पहला आर्टिकल किसका था, प्रेसिडेंट का था, तो यहां भी पहले वाला आर्टिकल किसका आएगा, गवर्नर का, बाद वाला आर्टिकल किसका आएगा, सीएम का। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। ये नंबर्स आप फॉलो कर सकते हो अगर अदर एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हो। ठीक है, नहीं तो बस बेसिक डाटा वो याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। तो कोई भी अब सीएम बने किसी राज्य का, ये सारे पॉइंट क्या रहेंगे, सेम। इलेक्शन होते रहते हैं टाइम ऑन टाइम, सीएम सेम भी बन सकते हैं, चेंज भी बन सकते हैं।
तो अगर चेंज हो रहे हैं तो भी ये स्टैटिक डाटा क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे यही सब पॉइंट बताया गया है कि सीएम जो पहले कौन थे, नीतीश कुमार, फिर आगे अभी सम्राट चौधरी, ठीक है, जो बिहार के सीएम अब बने या नहीं। ठीक है, अब अगली अपडेट पे आओ। वुमेन कोटा बिल सीक टू टेक लोकसभा सीट टू 850 बेस्ड ऑन 2011 सेंसस। ठीक है, अभी लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 543, या मैक्सिमम ये नंबर जा सकता था थ्योरेटिकली 550 तक। तो 550 से इसको कितनी, हाँ वो हट गई थी, वो पता है 545 पे 2 OT और 5 वो, बट समझने के लिए याद करना था ना, 550 850। ठीक है, एक 543 से 850। तो कहने वाला आगे सीटें बढ़ के कितनी होनी, कितनी सीटें होनी थी, 850 तक। ठीक है, अब ये सारा पॉइंट क्या है, सीटें किस बुनियाद पे होती है, सीट का बेसिस क्या है, सीटों पॉपुलेशन। जैसे मैं आपको कहूँ हरियाणा हो गया अपना, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, या हरियाणा और हिमाचल का एग्जाम्पल, हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें, 10, और पंजाब में 13, और हिमाचल में 4 सीट। ठीक है, क्यों, हिमाचल का एरिया क्या है अपनी स्टेट से ज़्यादा है, लेकिन उनकी सीटें क्या हैं, कम। क्यों कम है, क्योंकि पहले उनकी पॉपुलेशन क्या थी, कम थी। ठीक है, तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो सीटों की संख्या भी बढ़ती है, क्योंकि जब अपने देश का बंटवारा हुआ और आज़ादी मिली तब से तय था 10 लाख लोगों पे एक सीट होगी, यानी 10 लाख लोग वोट करेंगे एक MP के लिए। लेकिन आजकल क्या है, केरल और उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ साउथ दोनों का एग्जांपल लेता हूँ, केरल में 16 लाख लोगों पे एक MP है और उत्तर प्रदेश में 25 लाख लोगों पे एक MP है। अब कोई एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 10 लाख लोगों पे एक MP हो, तो ज़्यादा काम किसका हो पाएगा, 10 लाख वाले का। 16 लाख के 25 लाख के वोट भी लेने मुश्किल, वोट पे खर्च भी ज़्यादा। दूसरा, फिर जो पैसे मिलते हैं MP को, आपको पता है सारे MP को बराबर पैसे मिलते हैं, चाहे किसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25 लाख है यानी 24 लाख तक वोटर है, चाहे किसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख है, पैसे कितने मिलेंगे, सबको बराबर। जबकि ज़्यादा लोगों में काम क्या कराने पड़ेंगे, ज़्यादा समस्या लेके लोग ज़्यादा आएंगे। एक तो देखो 4 बच्चों को पढ़ाना हो, 10 बच्चों को पढ़ाना हो, 24 बच्चों को पढ़ाना हो, तो अपने आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और टाइम भी क्या बढ़ेगा। तुम्हें जो टॉपिक हो सकता है 2 मिनट में समझ आ जाए, वो और बड़े बैच को थोड़ा और टाइम कंज्यूम करके समझ जाए, तो हमेशा चैलेंज रहेगा। तो ये चैलेंज था। और अभी तक अपनी जो सीटें हम देखते थे ना, सीट जैसे 543 सीट, पहले ये कौन सी जनगणना के ऊपर, 1971, इसकी जनगणना के ऊपर सीटें क्या कर दी थी, फ्रीज कर दी थी, यानी सीटें क्या कर दी थी, फिक्स कर दी थी कि अभी सीटें बदलेंगी नहीं। लेकिन पहले ही कहा था 25 के बाद ये सीटें बदलेंगी, और ये कब कहा जा चुका था, 1971 में ये सीटें चेंज होगी। तो इसी के चलते सरकार ने नई संसद बनाई थी। अभी तक हम कौन सी संसद में बैठे थे, जो अंग्रेजों ने बना कर दी थी। अभी नया संसद भवन बना, पुराने का नेम है संविधान दिवस, क्योंकि वो संविधान भवन, क्योंकि संविधान उसी में बना था। ठीक है, तो अब नई संसद जो बनी, इसीलिए पुरानी में तो सारे बैठ ही नहीं सकते थे एक साथ, सीट संख्या बढ़ने के बाद। और दूसरा, अंग्रेज अभी तक इस चीज़ की दोष जमाते थे, हमारी बनाई संसद में तो तुम बैठ के कानून बनाते हो। हम इतने कैपेबल हैं आज, इतने देशों, इतना समय हो गया हमें आज़ाद हुए, तो क्यों ना खुद के लिए करते। तो यहाँ पे हमने एक मैसेज भी दिया कि हम पूरी तरह अपने लिए, तो नई संसद का निर्माण हुआ था। अब उस संसद में लोकसभा की सीटों का अनुमान वैसे ही था 800 से ऊपर, और राज्यसभा का तब भी अनुमान था 400 से ऊपर, यानी 1200 सांसद। ठीक है, इस चीज़ को लेकर सारा पॉइंट था। और इसी के चलते अभी क्या, 2011 के सेंसस के ऊपर एक आइडिया लेके कितनी सीट की गई, 850। लेकिन पूरी तरह इसके जनगणना के ऊपर नहीं करी, वो ऐसे की गई, एवरेज निकाल लेते हैं लगभग इतनी। जैसे हरियाणा में 10 की सीट बढ़ा के, जैसे मान लो 15 सीट करने की बात, तो कितने % सीटें बढ़ी,
50% बढ़ी मान लो, या 12 या 15, तो इन्होंने बताया कि सीट जो है ना मैसे देखेंगे कितने परसेंट में बढ़ रही है। आज हमारी सीट कितनी है, 543 में से 10 है, तो हम कितने परसेंट सीटें मिली हुई है हरियाणा को, 2%। अपनी जनसंख्या मानी जाती है, भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत, ठीक है, ये 2% के अराउंड, क्योंकि अपनी जनसंख्या 2.5 करोड़ और पहले जनसंख्या कितनी 121 करोड़, 121 का 2% कितना होगा 2.5। अब भारत की जनसंख्या का अनुमान कितना है 140 करोड़, ठीक है, तो हमारी जनसंख्या को हम उसी प्रोपोर्शन में सीटें देंगे, मतलब ये पॉइंट होता है। तो धीरे धीरे सारों के लिए बराबर एक अच्छा फॉर्मूला आना था, बट इसके ऊपर अभी आप देख रहे हो करंट अफेयर में क्या वाद विवाद इस चीज़ को लेकर छेड़ दिया गया भाई, नॉर्थ साउथ का मुद्दा बना दिया। नॉर्थ साउथ का कैसे बनाया, एक पॉलिसी आई थी इंदिरा गांधी जी की 1980 में, उस पॉलिसी में ये था 2 चाइल्ड पॉलिसी। अब उसको ज़्यादा फॉलो किया साउथ इंडिया ने, नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा फॉलो नहीं किया, जिसके चलते जनसंख्या ज़्यादा किधर होगी, नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया में, और साउथ इंडिया में जनसंख्या क्या कम। तो वो कहते हैं हमारी सीटें तो थोड़ी हो जाएगी। सरकार ने बिल्कुल उस पर बताया, जैसे न्यूज़पेपर का पहले का है बिल के आने से पहले की अपडेट, सीटें थोड़ी नहीं होगी, सीटें क्या होंगी, बढ़ेंगी, और उसी अनुपात में बढ़ेंगी जिस अनुपात में बाकी सबकी बढ़ रही है, ठीक है, यानी कोई लॉस नहीं है। बट इनको लगा कि ज़्यादा सीटें तो किसको मिल जाएगी, यूपी बिहार, सरकार तो वहीं से बन जाएगी। वो तो अभी भी बन जाती है, अभी भी तो बन जाती है। 543 में से भी देखो यूपी बिहार से कितनी सीट है, 120 सीट तो यहीं आ गई, ठीक है। तो ये विवाद हो गया, इस विवाद के चलते सरकार जो बिल लेके आई थी वुमेन रिजर्वेशन का, वो बिल पास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसमें डिलिमिटेशन का भी है और एक तीसरा कंपोनेंट भी है, 3 चीज़ें उसमें इकट्ठी थी। अब दोनों का अपना अपना तर्क है। सरकार का ये कहना है पॉपुलेशन ही तो मेन क्राइटेरिया है, इस देश का जब विभाजन हुआ उसमें भी तो पॉपुलेशन का ही मुद्दा बना दिया गया। सिंध जो भारत का था वो दूसरी साइड को गया, पंजाब का विभाजन हो गया, बंगाल का विभाजन हो गया, पॉपुलेशन की बेसिस पे तो हुआ था, पॉपुलेशन का भी मुद्दा ही नहीं था, तो फिर क्या विभाजन, इकट्ठे ही थे, तो सब क्यों भी लड़ते रहते हो। पॉपुलेशन तो है तभी तो सेंसस होता है, पॉपुलेशन तो डेमोक्रेसी है जब तक पॉपुलेशन रहेगी। डेमोक्रेसी में किसकी वैल्यू है, पॉपुलेशन की। तो उन्होंने कहा अगर नए सेंसस के ऊपर होता तो ये मुद्दा था। अब सरकार ने एक बिल पास किया था वुमेन रिजर्वेशन का 2023 में, और उसमें भी कितना आरक्षण था, 33%। लेकिन उसमें था ये आरक्षण मिलेगा कब, डिलिमिटेशन होने के बाद, और डिलिमिटेशन होने के बाद कब, 11 के सेंसस पे, तो अब मिलना था। लेकिन अभी हम देखो सीटें कितनी बढ़नी और डाटा है, अब मिलना था। अपने देश में कई सारे मिथ होते हैं ना, मिथ के चलते जो ओपोजिशन है उसने बिल पास ही नहीं किया। ये पहली बार हुआ है सरकार में 12 सालों में कि इनका कोई महत्वपूर्ण बिल पास नहीं हुआ, वो एक तरीके से मेजोरिटी उसे नहीं मिली, 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी स्पेशल, तो वुमेन रिजर्वेशन नहीं मिल पाया। वुमेन रिजर्वेशन कितना था, 33%। किस में मिलना था, लोकसभा और विधानसभा में। अब जो विपक्ष है उसमें ये कहता है तुम 543 सीट में दे दो, तुमने 23 में पास कर दिया तो उस पर दे दो। तो सिंपल सा पॉइंट है, ये बिल आपको पता है कब से आ रहा है, 1996 में पहली बार आया था। और कितनी बार आया इसका डाटा देखो, ये सरकार में तो पहली बार आया है, किसी सरकार में अब तक क्यों पास नहीं होने दिया। इस बार तो चलो तुमने डिलिमिटेशन का मुद्दा बना दिया, अगर पास इसको कोई चाहते, कोई सरकार मान लो चाह रही है, विपक्ष नहीं चाह रहे, कई बार सरकार खुद नहीं चाह रही है, अगर चाहते तो क्या पहले नहीं हो सकता था, इतने समय से आज तक क्यों नहीं हुआ। 1996 से बिल आ रहा है, हर बार कोई ना कोई बहाना करके ओपोजिशन गिरा देता है। 96 में उस टाइम पीएम थे HD देवगौड़ा साहब, नहीं हो पाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 बार लाने की कोशिश की, नहीं हो पाया। मोदी साहब के टाइम में भी आया, नहीं हो पाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में एक बार आया, नहीं हो पाया। तो यानी जब भी आता है कोई ना कोई पार्टी कोई ना कोई मुद्दा बना के गिरा देती है, क्योंकि इसमें मौजूदा पीएम ने ये कहा जब पंचायतों में आरक्षण देना था महिलाओं को, सबने खुश होकर दे दिया 33%, कुछ ने बढ़ा के 50। क्यों, क्योंकि जितने अपने इंडिया की पॉलिटिक्स में क्या माना जाता है, फैमिली पॉलिटिक्स, राज परिवार जो हैं, ये सब क्या सोचते हैं, ये कभी पंचायती को चुनाव लड़ते हैं,
ये सीधा विधायकी का लड़ते हैं या संसदीय का लड़ते हैं। विधायक सांसद लड़के सीधे मिनिस्टर बनते हैं। आप कभी देख लो, कौन सी पार्टी हो, कौन सी फैमिलीज हो, ऐसे ही करते हैं। ये पंचायतों के चुनाव थोड़े लड़ते हैं। तो वहाँ तो इन्हें अपनी सीटों की चिंता थी नहीं। हम क्या करें, हमें कोई वो नहीं है, पंचायतों में आरक्षण चाहिए, दे दो, अच्छी बात है, चलो कुछ मिला। लेकिन जब जहाँ इन्होंने शेयर करने की बात आई, वहां पे गड़बड़ कर देते हैं। अभी कुछ बहाना मारे, बट पहले इतनी बार क्यों नहीं किया? ये 6ठी 7वीं बार हुआ है। जो करंट अफेयर पढ़ते हैं उनको समझ आ रहा होगा, जो न्यूज आर्टिकल समझते हैं उनको समझ आ रहा होगा। हाँ, कोई सिर्फ व्हाट्सएप पढ़े, फेसबुक पढ़े, फिर नहीं आएगा समझ में, उसको फिर एक ही बात पता होगी, 23 में पास हुआ था, 23 में हुआ था, तो आगे की लाइन भी उसमें पढ़ लेते, क्या लिखी हुई थी, लागू कब होगा, अगले डीलिमिटेशन के बाद होगा। तो डीलिमिटेशन के बाद तो बिल आना ही था, तो तभी लागू होना था। अब आखिरी चारा सरकार के पास क्या है, या तो 543 सीट में से ही क्या कर दें, 33% सीटें महिलाओं को दे दे। और सरकार अगर खुद दे देगी तो विपक्ष को भी देनी पड़ेगी, क्योंकि फिर लोग तो देखेंगे भाई ये कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात हो जाए, एक पार्टी करेगी तो करनी पड़ेगी। और दूसरा चारा ये है कि राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी कराते जाएं हर सेशन के बाद, जब तक बिल पास ना हो। तो सरकार के सामने अभी भी 2 विकल्प खुले पड़े हैं कि उनका वो उपयोग करके महिलाओं को एक तरीके से रिजर्वेशन दे सकते हैं। अब यही सारा मुद्दा सभी न्यूज़पेपर्स में चल रहा है, ठीक है, कि कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण जो हम देखते हैं कि बिल होता है, उसको पास कराने के लिए ना सरकार को 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। 2/3 यानी कितने परसेंट, 66%। और 543 का 66% कितना होगा, 2/3 कितना होगा, 543 का 66, हाँ 352 वाला वही। लेकिन सरकार को कितने इसमें वोट मिले, 298। तो यानी ये बिल पास नहीं हुआ, यानी महिला आरक्षण नहीं हो पाया, क्योंकि यहां से रास्ता खुलता। एक आरक्षण एक नहीं होता। पंचायतों में मिला तो आज इसकी चर्चा हो रही है, पंचायतों शहरी निकाय, यहां मिल जाते हो धीरे धीरे सरकारी नौकरी, धीरे धीरे बाकी जगहों पे भी आता। जो लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उन्हें समझ में आ रहा है इसका क्या होगा, इसका इस तरीके से बढ़ेगा, धीरे धीरे स्कोप बढ़ता है। लेकिन यहाँ रुक जाने का मतलब है एक बार के लिए तो गड़बड़, यानी रुक गया है, क्योंकि इससे आगे जाएगा तो फिर बाकी जगहों पे भी रास्ता खुलता। बट अगेन उसके ऊपर वही सब है, हर कोई अपनी अपनी समझ से उस पर कर रहा है। दोनों पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया है भाई क्या चीज़ है कैसे, और इसी को समझाया गया है। डीलिमिटेशन होता क्या है, इसमें एक पॉइंट था ना डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन का मतलब किसी एरिया कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री कितनी होगी। मैंने कहा जैसे हिसार लोकसभा सीट पे चुनाव है, आपको पता है आदमपुर में भी किसके लिए वोट करते हैं, हिसार लोकसभा सीट के लिए, ठीक है। भवानीखेड़ा में भी किसके लिए वोट करते हैं, हिसार लोकसभा सीट के लिए। हांसी में भी किसके लिए वोट करते हैं, हिसार लोकसभा सीट के लिए। बरवाला में भी किसके लिए वोट करते हैं, हिसार लोकसभा सीट। यानी एक लोकसभा सीट की बाउंड्री कितनी होगी कौन तय करेगा, डीलिमिटेशन, कौन सा एरिया आएगा, ठीक है, एक सीट में कौन सा एरिया आएगा, कितने एरिया इंक्लूड होंगे, कौन तय करता है, डीलिमिटेशन कमीशन। इसकी हिंदी होती है परिसीमन आयोग, डीलिमिटेशन कमीशन। तो ये सारे वर्ड आजकल चर्चा में है। एक तो वर्ड क्या है, वुमेन रिजर्वेशन बिल। तो कितने % वुमेन रिजर्वेशन बिल मिलने, वो वुमेन रिजर्वेशन मिलने जा रहा था, बताओ। 3-4 बातें इसमें आपको पता हो, 33% मिल रहा था, ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन। और इसके लिए जो बिल आया इसका नाम क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। ये बिल आया था जो पास नहीं हुआ। इसका एक कंपोनेंट है जो पास हो गया था 2023 में, ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। दूसरी इसमें इशू क्या है, डीलिमिटेशन कमीशन। यह भी बताया आपको, डीलिमिटेशन कमीशन क्या है, क्या फायदा है डीलिमिटेशन कमीशन का, क्या काम है इसका, क्या काम है डीलिमिटेशन कमीशन का, विधानसभा और लोकसभा की सीटों की बाउंड्री बताना कि कितनी बाउंड्री तक कौन कौन से लोग किस विधानसभा सीट में आ रहे हैं, कौन से लोग कौन से एरिया किस लोकसभा सीट में आ रहे हैं। तो एरिया कौन डिसाइड करता है, बाउंड्री, डीलिमिटेशन कमीशन। बाउंड्री फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसीज,
ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन। और तीसरा क्या जो अभी चल रहा है, अभी क्या शुरू हो चुका है देश में, सेंसस 2027। ये 2 फेसेस में होगा, ठीक है। और पहला फेस है हाउस होल्ड सर्वे और दूसरा होगा पॉपुलेशन। पहला अभी शुरू हो गया हाउस होल्ड, घरों वाला। अगला चरण क्या होगा, सीधे सीधे जनसंख्या, ठीक है। तो 2 फेसेस में हो रहा है सेंसस 2027। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाए हैं, सेंसस 2027 का एक सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक, शायद आपने नेम सुना होगा। सुदर्शन पटनायक सैंड आर्टिस्ट है, ये मिट्टी के ऊपर अलग अलग आकृति, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट उसको बना देते हैं, ठीक है। वो सुंदर आकृतियाँ मिट्टी पे बना देते हैं बीच पे। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक, वो क्या हैं, इसके ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। सेंसस 2027 जनगणना, जनगणना के पॉइंट पे भी हमने डिस्कस किया पिछले वीक कि 1872 से शुरू हुई, 1881 से रेगुलर हुई, और अब जो जनगणना हो रही है 2011 के बाद अब हो रही है। 21 में होनी थी वैसे, वो कोविड के चलते नहीं हुई, तो अब जाके 27 में हो रही है, ठीक है। क्लियर है। तो ये सारे मुद्दे आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। देखो पॉपुलेशन बढ़ी तो क्या होगा, सीट बढ़ेगी, सीट बढ़ेगी तो बड़ी सीट में रिजर्वेशन, बड़ी में नहीं देना तो सरकार के सामने विकल्प है मौजूदा जो सीटें उसी में दे दे, ठीक है। तो अब तो आखिरी में यही 2 विकल्प बचते हैं, या तो लगातार राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करवाते रहे और या फिर मौजूदा सीट में दे दे, नहीं तो फिर बड़ी सीट में या समझा के दोबारा बिल लाएं, फिर कोई नया फॉर्मूला लाएं और दें। इसी तरीके से मिल सकता है रिजर्वेशन, अदरवाइज नो, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया क्या। अब यही सब इश्यू सारे न्यूज़पेपर्स में है, कोई डाउट कंफ्यूजन इसमें है तो बताओ, ठीक है। तो आज तो फिर हम यहाँ तक डिस्कस करते हैं, इसके आगे की अपडेट पढ़ेंगे कल वाली क्लास से, और लास्ट में फिर क्वेश्चन देखेंगे। अभी ये क्वेश्चन बता दो कितने %, ठीक है। अभी बताया 33%। पंचायतों में भी कितने हैं, ज़्यादातर में 33 है, कुछ एक पंचायत हैं बिहार उड़ीसा, वहाँ पे कितने हैं 50%, ठीक है, वहाँ पे 50% है, ठीक है। और ये तो खैर अभी हमने पढ़ना है इस पे, इन चीज़ों में तो अपने आगे रहते हैं लोग। अपने यहाँ एक रिपोर्ट आई है जनजी को लेकर, कितने % जनजी इसका यूज़ कर रहे हैं, बोले सारे यूज़ कर रहे हैं 99.5%, ठीक है। एक ऐसी एक रिपोर्ट है ना, कौन से जनजी सबसे ज़्यादा रील देखते हैं, अभी आए थे उसमें सबसे ज़्यादा डाटा, इंटरनेट डाटा कहाँ पे यूज़ होता है, इंडिया की रैंक 1 थी। फिर उसमें था क्या यूज़ करे, बोले रील देख रहे, ठीक है। तो इसी तरीके का था वो, उसमें भी ये था रूरल अर्बन में कहाँ यूज़ हो रहा है, पता रूरल में ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। एनीवेज ये क्विज के लिए लास्ट में कुछ पॉइंट और डाले। और देखो जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो उसके लिए क्या चाहिए होगा, इसमें से स्पेशल मेजोरिटी, अभी बताया था ना 2/3 मेजोरिटी। संविधान में बड़ा बदलाव करना है तो क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है 50% + 1। मैंने कहा कि आप लोग क्लास में मान लो 30 बच्चे हो, सिंपल मेजोरिटी कितनी है 16, और 2/3 मेजोरिटी कितनी हो जाएगी 30 की 21, ठीक है। तो स्पेशल मेजोरिटी है 2/3 मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी है 50% + 1। मेजोरिटी उसी को बोलते हैं ना, बोले मेजोरिटी में है मतलब 50% से एक ज़्यादा हो जाए, चाहे 51 है चाहे 99 है वो, ठीक है। मेजोरिटी तो होगी ना, मेजोरिटी की टाइप होती है तो स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। क्लियर है ये। तो एनीवेज अभी के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है।